हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से एकदम बढ़िया है, मस्त है, सेहतमंद है, चंगे है और बहुत बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस के इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज आप सबके सामने ये बंदा शुभ्रजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ है एक कंट्रोवर्सी को लेकर, एक मामला को लेकर जो सिनेमा के साथ जुड़ा है। लेकिन हाँ, इस वीडियो में मैं किसी सिनेमा का रिव्यू या किसी प्रोमो का कोई रिएक्शन, ट्रेलर, टीज़र ऐसा कुछ यहाँ पे मैं बोलने वाला नहीं। मैं यहाँ पर एक सिनेमा से जुड़ा एक मामले के बारे में अपने तरफ से डिस्कस करूँगा और अपनी तरफ से राय भी रखूँगा। तो उस मामले को लेकर पिछले 2 दिनों से बात हो रही है। साउथ का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन कंपनी है, तो उन्होंने अपने एक बहुत बड़े सिनेमा की सीक्वल को लेकर एक अनाउंसमेंट डाला है, जिसके तहत उन्होंने अपने सिनेमा से मेन एक्ट्रेस को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया, उससे बाहर निकाल दिया। तो आप सब अच्छी तरीके से समझ गए हो कि मैं कौन सी प्रोडक्शन कंपनी की बात कर रहा हूँ और कौन सी एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। तो आप सब अच्छी तरीके से जानते हो कि थर्सडे वैजयंती मूवीज़ जो कि कल्कि के प्रोड्यूसर्स हैं, तो कल्कि के सीक्वल के लिए उन्होंने एक अनाउंसमेंट डाला है, जिनमें उन्होंने साफ लिखा है कि दीपिका पादुकोण को वो इस बार सीक्वल में नहीं लेंगे। उनको सीक्वल से वो ड्रॉप कर चुके हैं। उनके साथ बहुत सारे नेगोशिएशंस में वो बैठे थे, बहुत बार कोशिश करी उनके साथ पार्टनरशिप बनाने की, लेकिन वो पार्टनरशिप बनी नहीं, बात बनी नहीं, जिसके कारण अब वो दीपिका पादुकोण को ड्रॉप करने पर मजबूर हुए हैं और अभी वो उनके रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। उनके रिप्लेसमेंट ढूंढकर वो उसके बाद इस फिल्म की शूटिंग चालू करेंगे। तो ऐसा उन्होंने उस रिपोर्ट में साफ लिखा है, उस अनाउंसमेंट में साफ लिखा है। तो अब इस मामले को लेकर मैं अपनी कुछ राय रखूंगा। तो देखिए, दीपिका पादुकोण जो है, ये औरत के तौर पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे पहले जब स्पिरिट में उसने हंगामा किया था, संदीप रेड्डी वांगा को बदनाम करने की उसने कोशिश करी थी, अपने पीआर टीम के ज़रिए जो गंदगी उसने फैलाने की कोशिश करी थी, उस बात को लेकर मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना स्टेटमेंट रखा था। वो वीडियो अभी भी मेरे चैनल में मौजूद है, आप चाहे तो देख सकते हो। और वहाँ मैंने साफ साफ एक बात कही थी कि दीपिका पादुकोण जो है अपनी रंडीगिरी से बाज नहीं आती। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका कैरेक्टर बहुत ही ख़राब है, बहुत ही घटिया कैरेक्टर की लड़की है। वो अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट फेमिनिस्ट कहती रहती है, लेकिन ये फेमिनिस्ट अपना करियर कैसे बनाई है, ये आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। अलग अलग मर्दों के साथ बिस्तर गर्म कर करके ये इसी तरह इन्होंने अपनी नाम बनाई है। ठीक है, टैलेंट से इन्होंने नाम नहीं बनाया। और अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंट से कोई एक्टर, एक्ट्रेस सुपरस्टार नहीं बनता। टैलेंट के साथ साथ चाहिए नसीब, किस्मत और भी बहुत सारी चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री में होती है, जो कि डार्क सीक्रेट कहलाता है। वो सच्चाई अक्सर हमारे सामने नहीं आता। ठीक है, बहुत सारे एक्टर, एक्ट्रेसेस जो है स्टार बनने के लिए कंप्रोमाइज़ कर ही बैठते हैं। बहुत सारे एक्ट्रेसेस जो है वो प्रोड्यूसर्स के साथ, तरह तरह के बड़े बड़े हीरोज़ के साथ, तरह तरह के लोगों के साथ बिस्तर गर्म करके अपने आप को सुपरस्टार बना ही डालती है। उनमें से एक नाम दीपिका पादुकोण अनफॉर्चुनेटली है। और वो बाद में बहुत सारे सिनेमा के समय, बहुत सारे सिनेमा की शूटिंग के दौरान उसने अपनी रंडीगिरी का हमेशा मिसाल दिया है। वो अंदर से आज भी जो रंडी है, अंदर से आज भी घटिया किस्म की कैरेक्टर है उसकी, ये उन्होंने बार बार साबित किया है। इस बार भी उनका कुछ ऐसा ही कारण सामने आया है। तो अब कल्कि 2 से उसे ड्रॉप क्यों किया गया? तो कारण सामने आया कि उसने 25 करोड़ का सैलरी मांगा है, ऊपर से 25% की हाइक मांगा। ठीक है, 20 करोड़ की सैलरी उनको पिछले पार्ट में मिला था, तो इस बार अपने सैलरी पर उनको 25% की हाइक चाहिए, ऊपर से प्रॉफिट में शेयर्स चाहिए। और अब उनका जो 25 मेंबर वाला जो ऑन्टुराज टीम है,
उनको भी सर्विस देना है, लेकिन वो अपने पैसों से उनको सर्विस नहीं देगी। उनकी इच्छा ये थी कि प्रोड्यूसर्स वाले उन सारे मेंबर्स को 5 स्टार होटल में रखे, 5 स्टार वाली ट्रीटमेंट दे और अपने सारे पैसा उन 25 मेंबर्स के पीछे उड़ाए। तो ऐसे ऑन्टूराज वाला डिमांड। और हाँ, एक और डिमांड भूल गया, वो है वो सिर्फ 7 घंटे की शूट कर सकती है। 7 घंटे से ज़्यादा ये शूट नहीं करेगी। ऊपर से इसको प्रॉफिट का शेयर भी चाहिए, ऊपर से इसको 25% का हाइक भी चाहिए। अब उसके जो 25 मेंबर्स के जो उनका ऑन्टूराज टीम है, उनको 5 स्टार ट्रीटमेंट देना है, उनको सेम जगह, उनको सेम ट्रीटमेंट देना है जो दीपिका पादुकोण को मिल रही है। तो ऐसे कुछ डिमांड्स, ऐसी कुछ शर्तें उन्होंने प्रोड्यूसर पर जोर डालने की कोशिश करी, प्रोड्यूसर्स पर ऐसे शर्तें थोपने की उसने कोशिश करी, जिसके तहत प्रोड्यूसर्स ने उनको निकाल दिया। प्रोड्यूसर्स ने उनको एक काउंटर ऑफर दिया था कि उनको एक लग्जरी वैनिटी वैन देंगे, एक लग्जरी वैनिटी वैन देंगे जहां वो रेस्ट कर सकती है, जहां वो आराम कर सकती है, आराम फरमा के उसके बाद वो आराम से शूटिंग के लिए तैयार हो सकती है। लेकिन उस पर भी दीपिका पादुकोण नहीं मानी, वो अपने शर्तों पर अड़ी रही, जिसके कारण उसे लात मार के निकाल दिया। तो आप ही बताएं कि इस औरत का क्या होना चाहिए, इस औरत का हम क्या करें। भाई, इस डायलॉग से ना मुझे वो उदय वाला डायलॉग की याद आ रहा है। वेलकम तो आपने देखा ही होगा, अनिल कपूर और नाना पाटेकर का। एक जगह था जहाँ नाना पाटेकर बोल रहे थे, क्या 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 करूँ मैं इसका, क्या करूँ, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे, अरे कब तक तेरी गलतियों की टोकरी अपने सर पे लेके घूमता फिरूं। उस सीन का याद आ रहा है मुझे। दीपिका पादुकोण को लेकर भी कुछ ऐसा ही है। मतलब क्या करे इस औरत का, अपनी रंडीगिरी से बाज नहीं आती और इतना अनप्रोफेशनल डिमांड्स करती रहती है। मतलब ये है क्या, समझती क्या ये अपने आप को। इससे पहले भी स्पिरिट के समय उसने बहुत उल्टा सीधा डिमांड्स किया, संदीप रेड्डी वांगा को उल्टा सीधा जवाब दिया, उसके साथ बेकार झमेला किया उसने, और अपने पीआर टीम के जरिए तृप्ति तिमरी, रश्मिका मंदना को भी बदनाम करने की उसने पूरी कोशिश करी। ये इतनी जलती है ना, ये इतनी मतलब जेलस है, इतनी ये जलती है दूसरों से कि दूसरों की प्रोग्रेस इससे देखा नहीं जाता। कल की पार्ट 2 के सेट्स में भी ऐसी गंदी हरकतें ये करती है, बेशर्मों की तरह। तो अब इस मामले को लेकर बहुत लोगों की बहुत सारे मतलब राय है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्रभास ने जानबूझकर दीपिका पादुकोण को निकलवाया है, क्योंकि स्पिरिट में दीपिका पादुकोण ने उनके साथ काम करने पे इनकार कर दिया, इसलिए प्रभास ने जानबूझकर अपने ईगो में आकर उसे निकलवा दिया। तो देखिए, बहुत सारे हीरोज़ में ऐसे ईगो प्रॉब्लम्स होते हैं साउथ में, मानता हूँ कि ऐसा है, ठीक है। और हमें ये नहीं पता कि ऐसा हुआ है कि नहीं, इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, और मैंने ये पिछले उस वीडियो में भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ कि दीपिका पादुकोण एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका पादुकोण ने ये साफ साफ कहा था कि भाई स्पिरिट में जो हीरो है फिल्म का, वो हीरो खुद एक फ्लॉप हीरो है, क्योंकि उसकी जो ट्रैक रिकॉर्ड्स है बहुत ही ख़राब है और वो फ्लॉप फिल्मों का हीरो है। ही इज़ अ फ्लॉप हीरो। तो दीपिका पादुकोण ने साफ तौर पर प्रभास को फ्लॉप हीरो कहा, साफ तौर पर उन्होंने प्रभास को फ्लॉप हीरो कहा था। उसके बाद अगर प्रभास ने अपने इन्फ्लुएंस का, अपने क्षमता का इस्तेमाल करके दीपिका पादुकोण को वो निकलवा भी देता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई। आप एक बात बताओ, फ्लॉप हीरो से याद आया कि बॉलीवुड में भी ऐसे बहुत सारे हीरोज़ हैं जो अपने ज़िंदगी में बहुत सारे फ्लॉप फिल्में दे चुका है। शाहरुख खान का वक्त पहले कैसा था, बीच में 4-5 फिल्में फ्लॉप होने के बाद उन्होंने एक्टिंग लगभग छोड़ दी थी, एक्टिंग से उन्होंने 5 साल का ब्रेक लिया था। सही है कि नहीं। शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण तो बहुत काम करती है ना। तो अगर उस दीपिका पादुकोण की
गांड में उस अगर दीपिका पादुकोण में अगर इतनी हिम्मत है, अगर उसमें इतनी दम है, तो उसे जाके कहिए कि शाहरुख खान को फ्लॉप एक्टर बोलकर दिखा दे। शाहरुख खान ने भी अपनी करियर में बहुत सारे फ्लॉप फिल्म दी है, सलमान खान ने भी फ्लॉप फिल्म दी है, आमिर खान ने भी फ्लॉप फिल्म में एक्टिंग करी है। यहाँ तक कि अक्षय कुमार कितने फिल्में उसकी फ्लॉप जाती है, ऋतिक रोशन की कितने फिल्में फ्लॉप जाती है, सबके साथ दीपिका पादुकोण ने कभी ना कभी काम किया है कि नहीं? तो एक बात बताए, इन्हें तो कभी वो फ्लॉप हीरो नहीं कहती। कभी किसी बॉलीवुड एक्टर को दीपिका पादुकोण ने फ्लॉप हीरो नहीं कहा, लेकिन साउथ की हीरोज़ को वो इतनी आसानी से फ्लॉप हीरो कह देती है, और ये भी कहती है कि उनके साथ वो काम करना नहीं चाहती। मतलब उस इंटरव्यू के दौरान उसने साफ कह दिया कि किसी फ्लॉप हीरो के साथ उसका काम करने का कोई इच्छा नहीं है। मतलब जिस तरह की एटीट्यूड दिखा के वो बात कर रही थी उस इंटरव्यू में, उससे वो यही कहना चाह रही थी कि किसी भी फ्लॉप हीरो के साथ वो काम करना ही नहीं चाहती। उसका इच्छा सिर्फ सक्सेसफुल हीरोज़ के साथ काम करने का है। भाई प्रभास ने माना कि प्रभास का लंबा चौड़ा फ्लॉप लिस्ट है, लेकिन उसका हिट लिस्ट भी कोई छोटा नहीं है। उन्होंने बड़ा हिट फिल्में भी दी है। रिसेंटली उनकी सलार, उनका कल की पार्ट 1 भी हिट हुआ है। इससे पहले बाहुबली जो पैन इंडियन लेवल पे बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था, और उससे पहले भी प्रभास ने बहुत हिट फिल्में दी है। माना कि बहुत सारे फ्लॉप फिल्में उन्होंने दिया है, लेकिन बहुत सारे हिट फिल्में भी उन्होंने दिया है। वो बहुत बड़े सुपरस्टार कहलाते हैं, वो बहुत बड़े पैन इंडियन सुपरस्टार है। और इस वक्त प्रभास का जो मार्केट प्राइस है ना, वो बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स से कहीं ज़्यादा है। ये जो तीनों खान की मैंने बात की, शाहरुख, सलमान, आमिर, इनको प्रॉफिट शेयर का इंतज़ार करना पड़ता है। मतलब फिल्में रिलीज़ होगी, फिल्में सुपर हिट कहलाएगी, और फिर उन फिल्मों से जो प्रॉफिट होगा उसका एक बड़ा शेयर ये तीनों खान लेते हैं। ये सैलरी नहीं लेते, ये अपफ्रंट सैलरी नहीं लेते, लेकिन प्रभास अपफ्रंट 100 से 150 करोड़ की सैलरी चार्ज करते हैं। तो सोचिए प्रभास का मार्केट प्राइस इनसे कितना ज़्यादा है। प्रभास पहले ही 100 से 150 करोड़ का सैलरी लेते हैं, और ऊपर से ये पैन इंडियन सुपरस्टार है। इनका सिनेमा सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट्स में नहीं चलता, साउथ में भी इनकी सिनेमा सुपर हिट होती है, साउथ में भी इनका सिनेमा चलता है। तो ये कितने बड़े मार्केट दिला देते हैं ये प्रभास, जो ये तीनों खान्स बॉलीवुड के नहीं दिला सकते। तीनों खान्स की बात छोड़िए, बॉलीवुड का ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है जो प्रभास जैसा मार्केट दिला सके। और ऐसे एक पैन इंडियन सुपरस्टार को दीपिका पादुकोण खुलेआम जब फ्लॉप एक्टर बोलती है, तो उसके बाद कौन सी ट्रीटमेंट वो डिज़र्व करती है बताइए। ऊपर से दीपिका पादुकोण ने जो अनरियलिस्टिक डिमांड्स पेश किए ऑनटूराज कॉस्ट को लेकर, बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स ने सामने आके खुल्ला बात किया। चाहे करण जौहर हो, चाहे अनुराग कश्यप हो, चाहे और कोई भी हो, हर किसी ने ये साफ कहा है कि इस ऑनटूराज कॉस्ट के चलते फिल्म का जो ज़्यादा बजट है वो क्रिएटिविटी पर खर्च ही नहीं होता है। वो ज़्यादातर सुपरस्टार्स और उनके जो मतलब टीम है, उनका जो ऑनटूराज टीम है, उनका अपना मैनेजिंग टीम, उन पर खर्च हो जाता है। लेकिन सिनेमा के पीछे कुछ खर्चा नहीं होता। मतलब सिनेमा का जो प्रोडक्शन वैल्यू है उसके पीछे इतना पैसा खर्च नहीं होता जितना सुपरस्टार्स और उनकी टीम को संभालने के पीछे खर्च होता है। कभी कभी एक्ट्रेसेस के भी बड़े मतलब ऐसे ऑनटूराज टीम होता है। बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हर कोई नखरे करते रहते हैं। बॉलीवुड वालों को मतलब मजबूरन इनके नखरे झेलना पड़ता है। लेकिन यही बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस अपने घमंड के चलते जब ये साउथ पे जाते हैं तो साउथ पर भी ये सेम डिमांड करते हैं, लेकिन वहाँ से उनको लात मिलता है। क्योंकि साउथ के प्रोड्यूसर्स जो है वो बॉलीवुड वाले नखरे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उनका एकदम साफ नियम है, उनका साफ असूल है कि भाई तुमको हम मुंह मांगी रकम देंगे, मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन बदले में तुमको हमारी बातें सुननी पड़ेगी, हमारी बातों के अनुसार तुमको चलना होगा, वरना पहली फुर्सत में निकल जाओ। ये है साउथ के फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स का असूल, ये उनका थंब रूल है कि बॉस मुंह मांगी रकम तो हम तुमको देंगे, लेकिन उसके लिए तुमको हमारी बात सुननी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हारे कोई भी डिमांड हम नहीं सुनेंगे।
उसके बाद जो भी डिमांड होगा, जो भी ऑर्डर्स होगा, वो सिर्फ हम करेंगे, तुम हमारे ऑर्डर्स के अनुसार चलोगे। ये है साउथ इंडस्ट्री का थंब रूल। लेकिन बॉलीवुड वाले इस थंब रूल को बिल्कुल भी नहीं समझते। इससे पहले दीपिका पादुकोण के पति रणवीर सिंह जब प्रशांत वर्मा के साथ एक फिल्म बनाने गए थे राक्षस, वहाँ भी रणवीर सिंह ने ऐसे ही कुछ अनप्रोफेशनलिज्म का उन्होंने कारनामा किया था। उन्होंने वहाँ पे कुछ अनरियलिस्टिक डिमांड्स पेश किया, जिनके तहत मैत्री मूवी मेकर्स ने रणवीर सिंह को लात मार के निकाल दिया और इस पूरी फिल्म को ड्रॉप कर दिया। तो अब उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण ये कई भी हंगामे करती है, कई भी पंगे लेती है और बार बार इक्वल पे की बात करती रहती है। भाई कैसी इक्वल पे, कहाँ की इक्वल पे? मतलब इतनी सी बात इन एक्ट्रेसेस को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे सब कुछ मार्केट प्राइस के अनुसार चलता है। और मार्केट प्राइस किस चीज़ पर निर्भर करता है कि एज एन एक्टर, एज एन एक्ट्रेस आप थिएटर्स में कितने ऑडियंस को खींच लाते हो। आपको देखकर कितने सारे लोग थिएटर्स में फिल्म देखने आते हैं और आप कितनों की बिजनेस दे सकते हो। आप अपने कंधों पर एक फिल्म को कितने करोड़ की बिजनेस दिला सकते हो, उसके ऊपर निर्भर करता है आपका मार्केट प्राइस। उसके ऊपर आपका वैल्यू निर्भर करता है कि आपकी फिल्म ओटीटी में कितने करोड़ों में बिकता है और आप थिएटर्स में कितने ऑडियंस को पहले हफ्ते में खींच लाते हो, कितने करोड़ों की ओपनिंग आप दे सकते हो। क्या दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसेस में इतनी औकात है कि वो एक 100 करोड़ की फिल्म हिट करा सके, 100 करोड़ की बिजनेस करा सके? 100 करोड़ की हिट फिल्म छोड़िए, 100 करोड़ की मिनिमम बिजनेस करा सके? क्या इतनी औकात इस दीपिका पादुकोण में है? कोई मुझे ये बताए। और उसकी औकात की जब बात आई है तो चलिए उसकी औकात की बात फिर से कर लेते हैं। उन्होंने अपने करियर में सिर्फ एक ही सोलो फिल्म करी है, जिस फिल्म को उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया हुआ था, छपाक, जो कि बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुआ। उससे पहले या उसके बाद उन्होंने कभी भी किसी भी सोलो फिल्म में काम किया ही नहीं है। उन्होंने इससे पहले और इसके बाद हमेशा हीरो सेंट्रिक फिल्मों में काम किया है। हाँ, कुछ हीरो सेंट्रिक फिल्में ऐसी भी थी जहाँ पर उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनका रोल बहुत स्ट्रॉन्ग था, वरना बॉस ये अपने कंधों पर एक भी फिल्म चलाने लायक नहीं है। ये औरत जो है अपने कंधे पर एक भी सिनेमा चलाने की लायक नहीं है। फिर भी ये ऐसी अनरियलिस्टिक डिमांड्स पता नहीं कैसे करती रहती है। मतलब इस औरत को इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? बार बार मैं इसलिए कहता रहता हूँ कि ये अपनी रंडीबाजी से ना बाज नहीं आती। प्रोफेशनलिज्म उसमें 1% की भी नहीं है। कितने साल हो गए इसको बॉलीवुड में काम किए हुए? 2007 में डेब्यू किया। इससे पहले 2006 में उन्होंने कन्नाडा सिनेमा में डेब्यू किया था। यानी 2006 से 2025 अगर देखें तो 19 साल हो गए। 19 साल में दीपिका पादुकोण को प्रोफेशनलिज्म का मतलब समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी बात, कल की पार्ट 2 के लिए प्रभास जो है, उन्होंने अपनी सैलरी पर कोई हाइक नहीं मांगा। उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मेरे सैलरी बढ़ा दो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और ऊपर से बात बात पे 7 घंटे का शिफ्ट, ये क्या है बे? ये क्या है? 7 घंटे ज़्यादा शूट नहीं करूंगी? भाई तुम्हारे कहने पर फिल्म की शूटिंग होगी क्या? इस मामले को लेकर साउथ के एक एक्टर है शेष अदीबी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी इस 7-8 आवर की शिफ्ट को लेकर, जिस टॉपिक को दीपिका पादुकोण और उनकी पीआर टीम ने बहुत ही टॉक्सिक तरीके से खड़ा किया था कि 8 आवर शिफ्ट क्यों नहीं मानेंगे, संदीप रेड्डी वांगा ने 8 आवर शिफ्ट को क्यों रिजेक्ट किया, क्यों वो दीपिका पादुकोण की डिमांड्स को नहीं मानेंगे। इस तरह की बातें करके बहुत बदनामी फैलाने की कोशिश की गई। तो उस पर भी शेष अदीबी ने एक बात कही थी कि भाई ये डिपेंड करता है कि फिल्म कौन सी जॉनरा पे बन रहा है और फिल्म की क्या बजट है, क्योंकि फिल्म के बजट एडजस्ट करने के लिए कभी कभी एक फिक्स टाइम अलॉटेड होता है। तो उस फिक्स टाइम के अंदर, उन फिक्स दिनों के अंदर एक फिल्म की शूटिंग ख़त्म करना होता है।
और शेष अदीबी ने एक और बात भी कही थी कि बॉस, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ये कोई कॉरपोरेट इंडस्ट्री की तरह नहीं है। एक कॉरपोरेट इंडस्ट्री पे जब आप जाते हो, आप जब कॉरपोरेट जगह में जाते हो काम करने के लिए, तो वहाँ पर आप एक फ़िक्स टाइम तक काम करते हो, लेकिन कभी कभी वहाँ पर भी आपका ओवर टाइम हो जाता है। वहाँ पर आप 9 बजे पहुँचते हो, 9 से 5 आप काम करते हो या 6 तक काम करते हो, लेकिन कभी कभी वहाँ पर भी आपका ओवर टाइम हो जाता है। वहाँ पर ठीक है, आप 6-7 घंटा 8-9 घंटा काम किया। कॉरपोरेट इंडस्ट्री में जहाँ काम करने जाते हो वहाँ ये सारी बातें चलती है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का मामला अलग है। यहाँ पे किस तरह की फिल्म की शूटिंग हो रही है और कितना आपका प्रोडक्शन वैल्यू है, उसके अनुसार आपको फिल्म की शूटिंग करनी पड़ेगी। अगर शूटिंग 2 दिन 3 दिन ज़्यादा हो गया तो प्रोडक्शन वैल्यू भी और बढ़ाना पड़ेगा। अगर एक मतलब फिक्स प्रोडक्शन वैल्यू इस फिल्म पर थोपा गया है तो ताकि प्रोडक्शन वैल्यू ऊपर ना जाए, इसलिए उस फिक्स्ड शेड्यूल के अंदर इसकी शूटिंग ख़त्म करनी होती है। बेकार में एक हीरो हीरोइन की उल्टा सीधा डिमांड्स की वजह से प्रोडक्शन वैल्यू को 10 गुना और बढ़ाना पड़े, तो इससे किसका नुकसान होता है? प्रोड्यूसर्स का। और जब प्रोड्यूसर्स को हद से ज़्यादा बजट खर्च करना पड़ता है तो फिल्म हिट होने के चांसेस क्या बढ़ जाते हैं, फिल्म के फ्लॉप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऊपर से कल्कि जैसी फिल्म जो कि बहुत ज़्यादा CGI VFX डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा CGI और VFX पर निर्भरशील है, ऐसी फिल्मों की शूटिंग जल्दी नहीं होता। बहुत टाइम लग जाता है CGI VFX के सारे सीन्स को डिज़ाइन करने में। उस सीन्स को डिज़ाइन करो, फिर लाइटिंग्स की बात है, फिर मेकअप की बात है। कभी कभी मेकअप में 6-7 घंटा बीत जाता है। आपने अक्सर काफ़ी फिल्मों के बारे में सुना है कि जब किसी एक्टर एक्ट्रेस का मेकअप होता है तो 3 घंटा लग जाता है मेकअप बनाने में, और भी 3-4 घंटा लग जाता है मेकअप को हटाने में। तो वहाँ देखिए 7 घंटा पूरा हो रहा है और इस एक्ट्रेस को सिर्फ 7 घंटा काम करना है। उस 7 घंटे के अंदर ठीक ठाक शूटिंग तक नहीं होता। फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को संभालते ये 7 घंटे चले जाते हैं। टिपिकल ये VFX CGI के सारे सीन्स को डिज़ाइन करना, उस हिसाब से लाइटिंग्स लगाना, उस हिसाब से ग्रीन रूम को सजाना, उस हिसाब से सारी चीज़ें वहाँ प्लान करना वगैरह वगैरह, मेकअप लगाना, मेकअप हटाना, ये सब में कितना टाइम लग जाता है, खासकर ऐसी फिल्मों में जो कि बहुत मतलब भारी तरीके से CGI और VFX पर डिपेंडेंट हो। क्या इतनी सी बात इस तुच्छ औरत को समझ में नहीं आती? ये चाहे जितनी भी बड़ी एक्ट्रेस हो, चाहे जितनी भी बढ़िया एक्ट्रेस हो, लेकिन औरत के नाम पर ये बहुत ही घटिया है, थप भी है, औरत के नाम पर थप्पा है और बहुत ही सस्ती किस्म का कैरेक्टर है उनका। तो ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये औरत ऐसी है। और जिसको दीपिका पादुकोण की सपोर्ट करना हो, आप चाहे कुछ भी कर ले, आप सच्चाई को कभी बदल नहीं पाओगे। और हाँ, अपने गंदे PR स्टंट से ना किसी और को बदनाम करने की कोशिश ना करें। आपका ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप अपना गंदा काम, अपनी दुकान कहीं और जाके चलाइए, लोगों को भड़काने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इस चीज़ को ना फेमिनिज्म नहीं कहते, इसको मिसएंड्रिज्म कहते हैं, अपॉर्चुनिज्म कहते हैं। ये फेमिनिज्म नहीं है। इस बात को आप सब अपने दिमाग में छाप डालिए। और ऐसी घटिया हरकत करके ना कोई फेमिनिस्ट नहीं बन सकता। आप मुझे फेमिनिज्म सिखाने मत आइए। बात बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ जाइए। अगर मेरी वीडियो आपको सही लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, आपकी क्या ओपिनियंस है इस मामले को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।